हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस चैप्टर की डिस्कशन को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और बात करते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के कंटेक्स्ट में हमें क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू के ये चैप्टर इनिशियल यूनिट्स का चैप्टर है, यूनिट 2 का चैप्टर है। लेकिन फिर भी हमें काफ़ी अच्छी डायमेंशंस जानने को मिली और चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमने 2/3 इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट फेज बचा है उसके अंदर हम ट्रेंड्स जानने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के। सेंटर स्टेट रिलेशंस के ट्रेंड्स को पहचाना जा सकता है अगर आप इस टॉपिक को पढ़ो, और जैसा कि हमारी बुक में भी मेंशन है, कुछ कमीशंस की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। उन कमीशंस की रिकमेंडेशंस को जब अलग अलग सरकारों ने सीरियसली लेना शुरू करा, आज़ादी के बाद से लेकर अलग अलग जो कमीशंस बनी सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर और उन रिकमेंडेशंस की एक्सेप्टेंस के बेसिस पर आप ट्रेंड्स को ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हो। ये जो 1/3 पार्ट बाकी रह गया, इट इज़ ऑल अबाउट कमीशंस, उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, फिर चाहे वो फिजिकल रिलेशंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो या फिर लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो। तो 1967 तक जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थे। सबसे पहले आप मुझे 1960s के एरा के ऊपर एक वर्ड बता सकते हो कि हमारे देश में जो 1960 का दशक था उसको पॉलिटिकली क्या कहा जाता है? आप में से कोई जानता है क्या? उन्नीस सौ साठ का जो हमारे देश का जो दशक था उसको पॉलिटिकली क्या कहा जाता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस की 12th क्लास की जो बुक है उसमें चैप्टर 2 का नाम भी वही है जो 1960 के दशक को कहा जाता है। रिकॉल करवाता हूं आपको। आपने ये फ्रेज सुना है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस सुना है? जब हम बोलते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस तो हम कौन सी पार्टी की बात करते हैं 1960 के दशक में? कांग्रेस, ऑब्वियसली। ठीक है। जब हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की बात करते हैं, ये तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, आप सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग इस बात में बिल्कुल करेक्ट है कि ये कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, उस टाइम पर केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में तालमेल क्या अच्छा था कि बुरा था? ऐसा था क्या कि कांग्रेस सिर्फ केंद्र लेवल पर थी, राज्य के लेवल पर कोई और पार्टी, विभिन्न पार्टियां थी, या फिर कांग्रेस ही थी? कांग्रेस ही थी। अब अगर कांग्रेस को आप कह रहे हो कि कांग्रेस का बोलबाला दोनों ही जगह पर था, दोनों ही जगह पर था, चाहे आप बात कर लो यूनियन लेवल की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर आप बात करो अगर स्टेट्स की, राइट? अगर मैं इस सेम एरा को अगर मैं पोर्ट्रे करना स्टार्ट करूं अभी करेंटली कंटेम्प्रेरी पीरियड में 2024 में, तो क्या ऐसी ट्रेंड चल रहा है कि हमारे देश का भी कि बीजेपी जो है वो एक डोमिनेंट पार्टी है और बीजेपी की ही परछाई सेंटर में भी देखने को मिलती है और स्टेट में भी देखने को मिलती है? ऐसे ही है बिल्कुल ये एरा 1960s का और 2024 का, यानी कि 2014 से लेकर 24 तक का, मतलब ये जो डिकेड चला है, आप मान लो कि 2020s का जो डिकेड है और 1960s का जो डिकेड था बिल्कुल सिमिलर है। यस, सही है। अब देखो, हमारा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी या फिर कोई लिंक बनाना नहीं है। हम जानते हैं इसको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखो, जब यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जब एक ही पार्टी सरकार बनाती है, जिस पार्टी की पहचान वही होती है कि वो पार्टी एक ही है, उसने केंद्रीय लेवल पर भी जाकर सरकार बना ली और विधानसभाओं में भी, राज्य की सरकारों में भी उसी का बोलबाला है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो फेडरलिज्म का नेचर होगा, जो फेडरलिज्म का एस्पेक्ट होगा, वो स्मूथ होगा या फिर रोलर कोस्टर राइड से भरा होगा? रोलर कोस्टर से भरा होगा। तो भाई स्मूथ, तो भाई स्मूथ कहां से आएगा? किसने बोला रोलर कोस्टर? थप्पड़ मारना अपनी तरह। तो फिर स्मूथ कैसे होगा आर्यन?
नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचना नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोचना है, अपने मन से नहीं सोचना है, ठीक है। सेंटर में एक पार्टी है, सेम पार्टी का बोलबाला राज्यों में भी है, राज्य की सरकारें भी उसी पार्टी से बनी है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फेडरलिज्म का नेचर यहाँ पर स्मूथ होगा, रफ होगा, रोलर कोस्टर होगा, कैसा होगा? स्मूथ चलेगा कि नहीं चलेगा फेडरलिज्म का कंसेप्ट? ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के पेपर को, क्वेश्चंस को पोस्ट 2018 अगर आप देखना शुरू करो, यूपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट्स को ठूसता है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 90% क्वेश्चन कोर पॉलिटी से ही बनते हैं, लेकिन 10% जो ओवरऑल पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, हर साल का पेपर आप उठा के देख लो, आपको वहां पर एनालिसिस वाले ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, जिसको आपको देखने से लगेगा ये कि हम लक्ष्मीकांत से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसा है। उसके लिए आपके पास पोस्ट इंडिपेंडेंस की नॉलेज होना जरूरी है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की नॉलेज होना जरूरी है आपके पास। अब अगर आप यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करो, आपने पूरा सिनेरियो जान लिया और आपने इसको एक डेजिग्नेशन दी दैट दिस इज नोन एज स्मूथ फेडरलिज्म। अब ये चीज याद रखना, प्रीलिम्स में कल को क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था, कौन सा सर्कमस्टांस ऐसा बिल्कुल फिट बैठेगा जिससे हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म बिल्कुल स्मूथ रहेगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब इस लाइन को सुन के ना आपको प्रीलिम्स में ये लगेगा शायद से यार ये नेगेटिव लाइन है, ये थोड़ी सी क्रूअल लाइन है। बिल्कुल ऐसा लग सकता है आपको, ऐसा हो भी सकता है कि जर्नली एस्पेक्ट, अगर ये जो मैं पहले बता दूं कि किसको आप नेगेटिव या क्रूअल बोल सकते हो, वन पार्टी रूल, वन पार्टी रूल एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हम लोग ऑल नहीं बोलते हैं, ऑल थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, हमारे देश में क्या अभी ऑलमोस्ट 28 के 28 राज्य सारे ऐसे ही हैं क्या? और जितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, सब में बीजेपी का बोलबाला है क्या? ऑल स्टेट्स क्या? ऐसा तो नहीं है, है ना? तो इसलिए ये वाली लाइन ज्यादा अच्छी है, ये वाला शब्द ज्यादा अच्छा यूज करना, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। लेकिन खैर मेरा सवाल ये है, मतलब मेरी एनालिसिस में आपको जो दे रहा था वो ये है कि जब आप स्मूथ फेडरलिज्म के कंसेप्ट में अगर ये देखोगे, अगर राइटर आपसे पूछे, यूपीएससी कभी कभार ना खेल खेलता है, सारी स्टेटमेंट ठीक दे देता है और फिर कह देता है इनमें से बेस्ट प्रेफरेंस कौन सी है, बेस्ट चॉइस कौन सी है, इनमें से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी है। अब होती वो सारी ठीक है, लेकिन बेस्ट को चुनने के लिए आपको, जैसे हम लोग कहते नहीं है 100 बातों की एक बात, आपको क्रिस्टल क्लियर मैनर में बुल्सआई पता होनी चाहिए कि आपको कहां पर हिट करनी है। इधर उधर की फालतू बातें जो दिमाग में आ रही हैं वो नहीं, आपने उस कंसेप्ट में क्या समझा हुआ है, सटीक बात करो, शार्प बात करो, मतलब बिल्कुल यू शुड हिट द बुल्सआई। उसके लिए ये जरूरी है ये जानना कि अगर कल को स्मूथ फेडरलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप हमेशा एक ही चीज को सच मानना, एक ही चीज को हमेशा मार्कर कराना कि वन पार्टी रूल जब सेंटर में हो और उसी पार्टी का रूल मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में हो, तो फेडरलिज्म का नेचर ज्यादा स्मूथ रहेगा। ठीक है। 1967 के इलेक्शंस में और 1960 के दशक में कुछ यही हाल था हमारे देश का। इनिशियली कांग्रेस वॉज द डोमिनेंट पार्टी सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा, मुझे आप में से कोई रीजंस दे सकते हैं, मतलब रीजंस दे सकते हैं इस बात के कि कांग्रेस इतनी डोमिनेंट पार्टी क्यों थी आजादी के बाद से ही? मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पढ़ाया था, कांग्रेस इतनी डोमिनेंट पार्टी क्यों रही है आजादी के बाद से ही? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कैसे बना लिया कांग्रेस ने? हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले एक ही नहीं शायनी, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले सबसे ज्यादा जो फेमस पार्टी थी वो कांग्रेस थी। ठीक है, सबसे फेमस जो पार्टी थी कांग्रेस थी। उसके बाद दूसरा रीजन बताओ। कांग्रेस का टैग जुड़ा हुआ था किसके साथ? आजादी की लड़ाई के साथ। और क्या कांग्रेस ने अपने वचन को पूरा निभाया? कांग्रेस की छत्रछाया में देश को आजादी मिली। यस, सारे दिग्गज नेता, नामी पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे। डू यू ऑल एग्री? जब भी आप दिग्गज या नामी नेता की बात करते हो ना, इसको इंग्लिश में लिखना सीख जाओ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरिस्मेटिक लीडर्स या पर्सनैलिटीज, दोनों बात ठीक है। ठीक है, जब भी आप दिग्गज या नामी नेता, या जिसमें चार चांद लगा होता है किसी चीज में,
अगर आपको इसके लिए कोई इंग्लिश का एक अच्छा टर्म चाहिए तो वो जो पॉलिटिकल साइंस में जो टर्म यूज होता है वो होता है कैरिस्मेटिक लीडर्स। ओके, ये था। उसके बाद और क्या रीजंस हैं? कांग्रेस ने अपने आप को प्रूफ भी करा इलेक्टोरेट के सामने। ऐसा नहीं था कि जब हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी तो और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन रीजंस घुमा फिरा के यही रहते हैं। जनता की नजरों में कांग्रेस की छवि इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों थी? रीजंस वही हैं तीन। आजादी की लड़ाई के साथ एसोसिएटेड जो वॉइस थी वो कांग्रेस की थी। सारे नामी दिग्गज नेता कैरिस्मेटिक लीडर्स कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड, और कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी थी। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वही होना चाहिए, ओल्डेस्ट पार्टी थी। कब बनी थी? 1885 में। बाय हुम? एओ ह्यूम। एओ की फुल फॉर्म एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, गुड। अब क्या होता है श्रेया, कांग्रेस का वर्चस्व ना काफी अच्छा चल रहा होता है आजादी से पहले भी और 1960 तक। 1967 में लेकिन एक राजनीतिक भौचाल आता है, जिसको जनरली मैं बता रहा हूं, राजनीतिक भौचाल जो मैंने वर्ड यूज कर रहा ना, ये अपने मन से नहीं करा मैंने। पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक्स में ये वाली चीज है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम ये वाला टॉपिक जो 1/3 पार्ट हमारा चैप्टर का रहेगा जब हम करने जाएंगे, मुझे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस से फैमिलियर करवाना पड़ेगा। आप में से 50% लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में जानते हो जिन्होंने 12वीं में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, या फिर जो मेरे प्लेलिस्ट में लेक्चर्स पढ़ रखे हैं आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस की। जब फाउंडेशन कोर्स चला था 2022 में, जब हम लोगों ने चलाया था, तो हमने करा था पूरा ये कवर पोस्ट इंडिपेंडेंस की किताब पूरी 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर्स हमने नेहरू जी से लेकर मोदी तक की सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। उसके अंदर 9 चैप्टर्स होते हैं। लेकिन आप में से जो लोग नहीं जानते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ग्राउंड लेवल से सब कुछ बताऊं। 1967 के साल को 1967 के साल को प्लीज आप लोग सभी एक टर्म जान जाओ, इसको हम लोग कहते हैं, दिस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्योंकि अब जो कांग्रेस का जो वर्चस्व था, कैसा वर्चस्व, ये कहे जाने का कि वो देश में लेकर चल रहा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये वर्चस्व, ये कांग्रेस का घमंड खत्म हो जाता है 1967 में। एक बात ध्यान से सुनना, 1967 में कांग्रेस का ये जो घमंड खत्म होता है, ये कहे जाने का कि वो एक डोमिनेंट पार्टी है सेंटर में भी स्टेट में भी, वो चीज, उसका घमंड सेंटर लेवल पे तो बरकरार रहता है लेकिन राज्यों के लेवल पर टूटता है। इसका कहने का क्या मतलब है? सेंटर में जो नेशनल लेवल पे जो सरकार जो बनी हुई थी वो किसकी थी? कांग्रेस की ही थी। कांग्रेस की जो बुनियाद थी वो कहां पर हिलने लगी थी, उसका बेस कहां पर डगमगाने लगा था? विधानसभाओं के लेवल पर, राज्य की सरकारों के लेवल पर, राइट? तो यहां पर देखो, राइटर आपको एक्सप्लेन भी करेगा। कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन 9 स्टेट्स एंड इट्स पोजीशन एट द सेंटर बिकेम वीक। देखना ध्यान से, दो टर्म है। राज्यों की 9 सरकारों में, मतलब सॉरी 9 राज्यों में 9 जगह पर जहां पर अभी तक उसकी सरकार थी वहां पर वो डिफीट हो गई। डिफीट एक अलग शब्द है और पोजीशन का वीक हो जाना एक अलग शब्द है सेंटर पे। ओके, इसकी वजह से हुआ क्या, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो हमारे देश का अभी तक जो था उसके अंदर अब एक चेंज आता है। जो अभी तक चीज स्टैटिक थी अब वो डायनेमिक बनेगी। एंड दिस हेराल्डेड, हेराल्डेड का मतलब होता है सिंपल भाषा में, दिस स्टार्टेड अ न्यू एरा इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। नॉन कांग्रेस जो सरकारें थी राज्यों के अंदर, दे अपोज द इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दे अपोज द इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस के बोलबाले को, कांग्रेस के वर्चस्व को, कांग्रेस के डोमिनेंस को नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने चैलेंज करा। ठीक है, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज में इंटरवीन करती रहती थी, उससे राज्य की सरकारों को दिक्कत थी। हमेशा इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये वाली बात आपने बचपन से सुनी होगी। 2024 में आप इस सिमिलर सिनेरियो को बिल्कुल देख सकते हो, जहां पर बीजेपी का भी बोलबाला केंद्र लेवल पर भी है, राज्यों के लेवल पर भी है। उस टाइम पर नॉन कांग्रेस पार्टीज ने
एक चीज स्टार्ट करी थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप जानते हो क्या स्टार्ट करी थी? एक टर्म दिया था नॉन कांग्रेस पार्टी में, नॉन कांग्रेस पार्टीज ने, नॉन कांग्रेसिज्म। किसने टर्म कॉइन करा था नॉन कांग्रेसिज्म? एनीवन? किसने? इनका नाम सुना है कभी इतिहास में? राम मनोहर लोहिया। मनोहर, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको यूनाइट करने का काम करा था। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। आप करंट हाल देख लो अभी हमारे देश का। बीजेपी को हराने के लिए इस बार भी एक महागठबंधन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है सारी ऑपोजिशन पार्टीज का, है ना? कांग्रेस, आरजेडी, सारे। अभी मैं जस्ट क्लास लेने से पहले आगे अपने ड्राइंग रूम से गुजर रहा था, तो पापा टीवी देख रहे थे, उस पर मैं अभी देख रहा था कोई केंद्र मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। रामविलास पासवान के भाई ने, आई थिंक मोदी की सरकार में केंद्र मंत्री थे, और मीडिया में ये चर्चा है कि शायद से वो इसी महागठबंधन को, जो बीजेपी को हराने के लिए जो 2024 की सबसे बड़ी रणनीति अपोजिशन पार्टीज की, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब बातें आपको जाननी नहीं, प्लीज राजनीतिक न्यूज से बाहर रहा करो। मैंने अभी आपको बताया, टीवी चल रही थी, मैं गुजर रहा था वहां से, तो मैंने देख लिया बस। इन सब बातों से आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर जितने राजनीति वाली न्यूज में अगर इंटरेस्टेड हो, उतने आपके कम चांसेस हैं यूपीएससी को निकालने के और पॉलिटी में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के, क्योंकि आप बेस चीज़ें कभी जानोगे ही नहीं। आप पंचायतों में फंस जाओगे। आप कोर आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, क्या चीज़ें नल एंड वर्ड होती हैं, आप कभी इसकी तरफ फोकस ही नहीं करोगे। स्टैटिक इज द की। अवॉइड करंट अफेयर्स एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम। ठीक है? तो क्या हुआ? देयर इज द इशू ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। नॉन मतलब जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट अभी बनी नहीं थी, बनना स्टार्ट हो गई थी जब 1967 में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा 9 राज्यों में, जहां पर अभी तक कांग्रेस का बोलबाला था, और कांग्रेस हारने लग गई। तो ये जो है स्टेट्स, आपने देखा ही दिक्कत क्या थी। ये अपोज किस चीज को कर रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन जो है कांग्रेस का वो इंक्रीज हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस सरकार हर एक चीज में इंटरवीन करती है। तो इसकी वजह से इश्यूज जो रेज हुए, ये महागठबंधन इस टाइम पर 1960 के दशक में कैसे बना, ऑन द इश्यू ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। और उनकी डिमांड थी कि राज्य की सरकारों को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर 1960 के दशक में और 1967 में जब हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक का सिनेरियो जब डिस्कस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर कांग्रेस की साइड से लीडर का नाम बता दो आप में से कोई, किसका बोलबाला चल रहा है, प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। गुड, ठीक है। अब वो इतनी आसानी से राज्यों के सामने घुटने टेकेंगी क्या? अगर राज्य ने बोला हमें ज्यादा पावर दो, ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो मानेगी क्या? आपको लगता है श्रेय ऐसा कि उस जमाने में जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता होगा, तो इंदिरा गांधी जी उसे वर्ड टू वर्ड 100% होकर फॉलो करती होंगी और अगले दिन से ही इंप्लीमेंट कर देती होंगी, कंसिडरिंग कि आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी छवि के बारे में काफी अच्छे से जानते हो? बताओ शाइनी, लगता है आपको ऐसा? फाइनेंस कमीशन की बात को अगर हम बेकदरी से टाल भी दे, तो आर्यन कुछ कर सकता है फाइनेंस कमीशन हमारा? कोई कोई बॉडी कर सकती है हमारा कुछ? है नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर हम केंद्र सरकार है तो नहीं ना। और इंदिरा गांधी जी हमेशा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं या कोई भी कमीशन बन रखी है, उनकी रिकमेंडेशंस को सराखों पर लेकर आंखें बंद करके मान जाती थी, या फिर अपना स्टैंड लेती थी भले ही कमीशन कुछ भी बोलता रहे? बताओ। अपना लेती थी। मैं वही कहता हूं ना, इतिहास अपने आपको दोहराता है। सेम पर्सनैलिटी ये
करंट प्राइम मिनिस्टर की भी है। तो दिस कॉज्ड टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ठीक है, इसके बारे में एक एस्पेक्ट आपको और दिखा देता हूं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। कि दोनों बुक्स जो है 12th क्लास की मैं आपके ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ये लो, ये देखो, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर 2, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसके अंदर हम 1967 वाला जो ये डिकेड है पॉलिटिकल अर्थक्वेक वगैरह, इसको जानने की थोड़ी सी डिटेल में कोशिश करते हैं। आप इसको जानो, इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। कांग्रेस का बोलबाला हमारे देश में बहुत ज्यादा चल रहा था। आप इसके लिए शॉर्ट में एक ये डायग्राम देख लो, टग ऑफ वॉर रिज्यूम। ये है जितनी ये सारी पार्टीज हैं जो रस्सी खींच रही हैं, ये हैं नॉन कांग्रेस पार्टीज। और ऊपर नेहरू जी वगैरह को आप देख ही सकते हो, ये कांग्रेस लीडर्स हैं। कि इनके, इस डायग्राम का मतलब ये है, इनके पेड़, जिस पेड़ पे ये बैठे हुए हैं, इनके पेड़ की जो रूट है और जो पेड़ का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है, कुछ भी कर लो। देख रहे हो, इलेक्शंस में पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, ये देखो पसीने छूट रहे हैं इनके लीडर्स के, लेकिन तुम हमारी बुनियाद को, हमारी जड़ को हिला नहीं पाओगे। ये नेहरू जी का ओवरऑल कांग्रेस का इशारा था टुवर्ड्स नॉन कांग्रेस पार्टीज। अब देखो दिक्कत क्या थी नॉन कांग्रेस पार्टीज के साथ। सारी की सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, इनकी सिर्फ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन थी लोकसभा के अंदर। मतलब सिर्फ लोग जानते थे, या फिर किसी पार्टी से सिर्फ एक एमपी आ गया बनकर, तो हाँ भाई उनके पार्टी का एमपी बना हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचा हुआ है, या फिर स्टेट असेंबलीज में पहुंचा हुआ है। सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन थी कि नाम को इक्के तुक्के मेंबर गलती से पहुंच गए विधानसभा और लोकसभा के अंदर। लेकिन उनकी प्रेजेंस ने फिर भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा हमारे देश के डेमोक्रेटिक करेक्टर और डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ये जो अपोजिशन पार्टीज थी, ये अक्सर कांग्रेस की पॉलिसीज को लगातार और एक फेयर मैनर में क्रिटिसाइज करती रहती थी, कांग्रेस की प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करती रहती थी, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी जो है हमेशा अंडर चेक रहती थी, और इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर जो था कांग्रेस के अंदर भी, वो भी चेंज होता रहता था। ठीक है, ये छोटी थी झलक इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसमें मतलब ये जो 1967 वाली बात है, ये आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी आगे। अपोजिशन पार्टीज का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। ये आएगी बात 5th चैप्टर में। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सारी चीजें यह जानना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में आपको ना ज्यादा अच्छे से फ्लो में आगे चीजें कवर हो जाएंगी। नेहरू जी का देहांत हो जाता है मई 1964 में। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और ये सब चीजें चर्चा चल रही होती है। तो आपको पता है फिर जो सत्ता है, जो बैटन है, वो शिफ्ट होता है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। ठीक है, शास्त्री जी भी अपना पूरा कार्यकाल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो शास्त्री थे जो जो
बैटन जो शिफ्ट होता है वो होता है टुवर्ड्स श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अब कांग्रेस का एक जो रोल था वो तो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व से भरा हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ जनरल इलेक्शंस की 1967 की, जो कि हम यहाँ पर लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ रहे हैं। 1967 का साल ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर है हमारे देश में। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। क्यों ऐसा क्या हो गया था? पहले आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का कंटेक्स्ट जान जाओ, ये फिर लक्ष्मीकांत में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं बच्चों वाली हो जाएंगी आपके लिए। यहां पर सिनेरियो क्या था, सबसे पहले आप ये जानो, ये जो इलेक्शंस हो रहे थे ना, जनता इनसे त्रस्त क्यों थी अब कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस नौ राज्यों में कैसे आ गई, जो कि अभी आपने पॉलिटी में देखा। देखो, जब तक फोर्थ जनरल इलेक्शंस की जो 1967 के होने जा रहे थे, इस टाइम तक हमारे देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी? नंबर 1, 2 प्रधानमंत्री जो थे वो लगातार मर चुके थे, नेहरू जी, उनके बाद शास्त्री जी, और नए प्रधानमंत्री को यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पॉलिटिकल नोविस समझा जा रहा था, जिसको ऑपोजिशन लोग क्या कहते थे, यानी कि खुद की पार्टी के दिग्गज लोग क्या कहते थे? गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी जी को, अ डम डॉल। इसके अलावा ये तो हो गया पॉलिटिकल क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थे हमारे देश के अंदर? मॉनसून फेल हो रहे थे, नंबर 1, खेती बाड़ी में सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था, नंबर 2, ड्रॉट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन सब चीजों की वजह से डिक्लाइन हो रही थी, नंबर 3, फूड शॉर्टेज की किल्लत, नंबर 4, फॉरेस्ट एंड रिजर्व डिप्लीट हो रहे थे, नंबर 5, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही थी, एक्सपोर्ट ड्रॉप हो रहे थे, नंबर 6, उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत कम होता चला जाता था, नंबर 7, और हमें अपने रिसोर्सेस ना चाहते हुए भी जो प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हमने लगाए होते हैं वो फालतू काम में खर्च करने पड़ रहे थे, नंबर 8। तो एक डिसीजन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने ये लिया था कि उन्होंने इंडियन रुपी को डिवैल्यूट कर दिया था। ठीक है, यूएसए के प्रेशर के चलते। पहले क्या होता था, $1 जो है वो आप ₹5 से कम में भी परचेज कर सकते थे, लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद इट कॉस्ट मोर देन ₹7। तो यानी कि एक हिंदुस्तानी के लिए डॉलर खरीदना महंगा हो गया कि सस्ता हो गया? और जब ऐसा होता है कि सामने वाले की फॉरेन करेंसी महंगी हो जाए हमारे लिए, हम ज्यादा पैसा लगा के उसको खरीद रहे हैं एज कम्पेयर टू जब पहले खरीदते थे उसको, तो इसमें हमारी कंट्री की करेंसी मजबूत हुई है कि गिरी है? गिरी है, इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये सब जो हो रहा था इसकी वजह से क्या हुआ? अब पॉलिटिकल रियलिटी जानते हैं क्या हुई? देश में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए क्योंकि प्राइस राइज हो रहे हैं, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, बंद, हड़ताल, रोज रोज के सिनेरियो थे हमारे देश में। और गवर्नमेंट ने करा क्या? गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों के लिए ब्रूटल वेज यूज करे, इन सारी चीजों को साइलेंट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए सरकार के जो आंख और कान थे वो बहरे थे और अंधे थे इस टाइम पर। अब जैसा कि मैं आपको एक टर्म बता रहा था, नॉन कांग्रेसिज्म, ये स्टार्ट होगा। यहां पर देखो, नॉन कांग्रेसिज्म। ऑपोजिशन पार्टीज ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना हम सब मिलकर जनता के सामने कांग्रेस की इस छवि को बिगाड़ दे कि आपने कांग्रेस को सराखों पर चढ़ा रखा है, लेकिन कांग्रेस की आंख अंधी आपके लिए, उसके कान बहरे हैं आपकी समस्याओं के लिए। तो ऑपोजिशन पार्टीज ने पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू करे, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करा। ठीक है, तो ये एक सोशलिस्ट लीडर जो थे, यहां पर देखो, सोशलिस्ट लीडर जो थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने स्ट्रेटजी दी जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। यही मैंने सेम चीज यहां पर लिखी थी, राम मनोहर लोहिया, नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, इसमें क्या था कि आप ये वाला पार्ट ना कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को अगर आप ऐसे पढ़ लो तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, आपको इसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की नॉलेज होना जरूरी है। तो इन्होंने थ्योरेटिकल आर्गुमेंट दी क्या थी नॉन कांग्रेसिज्म के पीछे? एक मजबूत नींव क्या थी? इन्होंने बोला कांग्रेस रूल अब ना अनडेमोक्रेटिक है, नंबर 1, एंड इट इज अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। दो बातें कही इन्होंने कि एक तो अनडेमोक्रेटिक है और गरीब लोगों के कल्याण के बारे में कांग्रेस कुछ सोचती ही नहीं है, कुछ देखती ही नहीं है।
तो हम सब नॉन कांग्रेस पार्टीज का एक साथ आना जरूरी है, ताकि हम अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा सके और उसको बढ़ा भी सके। तो क्या इनकी बातें कारगर साबित हुई? क्या कुछ असर आया? चलो देखते हैं। 1967 का इलेक्टोरल वर्डिक्ट। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उस साल होने थे, साल 1967 में फरवरी के महीने में। पहली बार ऐसा था कि कांग्रेस को जनता का सामना करना था विदाउट नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी अब रहे नहीं, ठीक है, और शास्त्री जी भी नहीं रहे, और इंदिरा गांधी जी को निब्बी समझा जा रहा है, गूंगी गुड़िया। तो बड़े सारे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इस इलेक्शन एरा को बताया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स बोलते हैं इस 1967 के इलेक्टोरल वर्डिक्ट को एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया था कि 1967 का एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। क्यों है अब ये जान जाओ। कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल लोकसभा में तो कर ली थी, लक्ष्मीकांत में मैंने आपको ये बताया ना, सेंटर में वीक हो गई थी। इसलिए मैं टर्म्स के ऊपर बहुत इंफसाइज करता हूं, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें टाइम भी लगता है, पेशेंस भी लगता है, लेकिन क्या करें भाई, आपको समझना तो पड़ेगा ना यार। जर्नी लंबी है, फिल्म के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, मेंस के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यू में कुछ बकवास नहीं निकलनी चाहिए मुझसे। सेंटर वीक हो रही थी, सॉरी, सेंटर में कांग्रेस वीक हो रही थी और स्टेट्स में हार गई थी 9 राज्यों में। अब लक्ष्मीकांत ने तो 9 राज्यों के नाम नहीं बताया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सबसे कम सीटें अभी तक लोकसभा में कांग्रेस की आई थी, एंड सबसे कम वोट शेयर कांग्रेस ने प्राप्त करा था सिंस 1952, जब से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। इसलिए लिखा हुआ है कि कांग्रेस यहां पर सेंटर में वीक हो गई थी लक्ष्मीकांत में, ठीक है। आधे जो मंत्री थे इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, दे वर डिफीटेड। जो पॉलिटिकल स्टैलवर्ड थे, जो दिग्गज नेता थे, जो कैरिस्मेटिक लीडर थे, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए थे। जैसे के कामराज, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो तमिलनाडु से हार गए थे। एस के पाटिल महाराष्ट्र के दिग्गज नेता थे, कांग्रेस की साइड से, वो महाराष्ट्र में हार गए थे। अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से हार गए थे, और के बी साय ये बिहार से हार गए थे। ये चारों बहुत आप ऐसा मान लो कि ये कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है उस जमाने के। अब 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारों का बुरी तरीके से पतन हो गया, हार गई। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स थी? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और मद्रास, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। मद्रास के अंदर पार्टी आ गई थी पावर में पहली बार, और जिसका नाम आप जानते हो, मैं अक्सर मैंने आपको पढ़ाया इसके बारे में, डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्र कजागम, और बाद में फिर एक और पार्टी बनती है, आप उसका नाम जानते हो, एआईए डीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कजागम। तो ये एक एरा स्टार्ट हुआ जहां पर नॉन कांग्रेस पार्टीज थी। अब वो नॉन कांग्रेस को एक पार्टी तो थी नहीं, बड़ी सारी पार्टीज थी। तो ये एक एरा स्टार्ट होता है हमारे देश में, पहली बार शुरुआत होती है, मतलब एक हल्का सा सीड बोया जाता है, हल्का सा सीड बोया जाता है कोलिजन का 1967 में। ये पूरा का पूरा पेड़ बनता हुआ दिखेगा 1990 के दशक में, जब एक एक हफ्ते के लिए, एक एक महीने के लिए, 5-5 महीनों के लिए, 1.5 सालों के लिए सरकारें बन रही थी, केंद्र लेवल पे गिर रही थी। अभी तो यहां पर सिर्फ राज्यों के लेवल पर, विधानसभा के लेवल पर उथल पुथल मची हुई है। तब जाकर 1900 दशक के लेवल, 1900 दशक के एरा में, सॉरी, ये 1990 के दशक में क्या होगा उस पूरे एरा में कि नेशनल लेवल पर जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकारें, जहां पर प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल होता है, वो उनकी सीटें चरमराएंगी, ठीक है। तो ये नॉन कांग्रेस कुछ पार्टीज के जो नाम है, जो अपोजिशन पार्टी जो कि मिले आपस में, साथ में आए, उनके कुछ आप नाम जान लो। एक है एसवीडी, एसवीडी की फुल फॉर्म होती है संयुक्त विधायक दल। फिर एक है एसएसपी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। जनसंघ, पंजाब के अंदर एक पार्टी थी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। सीपीआई, सीपीआईएम, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ। और फिर आप डिफेक्शन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हो। 1967 के इलेक्शन में जब सब लोग देख रहे हैं कि हवा का रुख अब जो है कांग्रेस से मुड़कर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ चला गया है, तो डिफेक्शन का कहरा शुरू हो गया। जहां पर डिफेक्शन का मतलब क्या होता है श्रेया?
जब कोई भी पर्सन एक पार्टी के टिकट या सिंबल पर चुनाव जीता है और बाद में उसको छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इस पॉलिटिक्स को हम लोग बोलते हैं आया राम गया राम। गयालाल हरियाणा के एक एमएलए थे जिन्होंने ऐसा 2 हफ्तों के अंदर अंदर 3 बार करा था। यूनाइटेड ही चेंजेस पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट, 2 हफ्ते के अंदर 3 बार करा था। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस 9 घंटे के अंदर, और फिर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आए थे, और ये 10th शेड्यूल में डाला भी गया कि जो डिफेक्शन है वो एक ग्राउंड बन सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का आपकी एमपीशिप के लिए और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आपकी मेंबरशिप है उसके लिए। बस अभी के लिए इतना जान लो। ओके, थोड़ी बहुत हिंट समझ में आई जो मैं देने की कोशिश कर रहा था आप सबको? क्लियर है ईशा सब लोगों को? तो हम बात करते हैं क्या? हाँ बताओ। हाँ हाँ। कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन वो तो इंदिरा गांधी, मतलब वो तो एक प्राइम मिनिस्टर की वॉइस है ना, प्राइम मिनिस्टर ऐसा डिसीजन ले रही है ना। अगर अच्छे से लेकर चलो तो फिर ऑब्वियस ही बात है, आपका मतलब आपको कोई हिला नहीं सकता उससे, केंद्र लेवल से भी और राज्य के लेवल से भी। आप करंट देख लो सिनेरियो, हम इग्नोर कितना भी करें इस बात को, लोगों को इकोनॉमिक व्यवस्था से कम लेना देना है, बहुत कम लेना देना है, और लोगों को धार्मिक मुद्दों ने घेर लिया है पिछले एक डेकेड के अंदर। एग्री करते हो क्या आप सब लोग इस बात के ऊपर? है ना? आप धर्म के नाम पर अब का सिनेरियो में 2024 के इंडिया में आप इलेक्शन आसानी से जीत सकते हो, और यही रीजन है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, कोई भी सा भी एग्जाम हो, चपरासी के एग्जाम से लेकर कलेक्टर तक का एग्जाम हो हमारे देश में, सब में सीटें गिरी हैं और आने वाले टाइम में गिरेंगी, क्योंकि करंट सरकार का नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बेरोजगारी चरम सीमा पर है हमारे देश के अंदर, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा है, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। जितनी भी हम बातें करें, जितनी भी बुराइयां करें वो कम है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आने वाले चुनाव जो हैं 7 जून को जो परिणाम घोषित होंगे उसमें कौन जीतने वाला है, आंखें बंद करके कोई भी बता सकता है। मेरी बात, कितना भी चाहे महागठबंधन बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए। क्यों? उससे पहले धार्मिक काम बहुत अच्छे अच्छे हो गए हमारे देश में इस वजह से, और एक सिंगल फैक्टर है जो कि करंट सरकार को दोबारा दोबारा क्या तीसरी बार लाने पे लाने मतलब एक बना बनाया सेटअप खड़ा कर देगा उसके सामने। तो टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, issues which created tensions and conflict between the center and the states are: number 1, mode of appointment and dismissal of governor। ठीक है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट किन पैरामीटर्स को देखते हुए करी जाती है? ऐसा कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली बात मुझे बताओ, क्या गवर्नर एक पार्टी मैन होता है क्या? हमेशा नहीं। जरूरी है कि गवर्नर का राजनीति से कुछ लेना देना हो? नहीं। देखो क्या है, आप लोग ज्यादातर राजनीति के बारे में, आप में से जो लोग अभी छोटे हो, जो कि जस्ट कॉलेज में आए हो, तो आप लोगों ने राजनीति के बारे में जनरली मोदी एरा से जानना शुरू करा होगा 2014 से, और तब भी आप लोग छोटे ही होंगे काफी। अगर आप 2014 के पीछे वाले एरा को देखो पॉलिटिक्स में, तो आपको एक चीज दिखेगी, ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल जो बनाए जाते थे ना कांग्रेस सरकार के द्वारा, उनसे पहले भी जो बनते थे, वो जनरली रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते थे। पता है ये वाली बात आप सबको? जनरली। लेकिन बात यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे कि गवर्नर किसको बनाया जाएगा किसको नहीं बनाया जाएगा। राज्यपाल किसी को भी बना दो, जब कुछ कंडीशंस मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर कि इनका ये क्वालिफिकेशन और वो होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है?
अपॉइंटेड अथॉरिटी है, जैसे मर्जी केंद्र सरकार अपॉइंट करे, उसकी पावर के अंदर आता है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन बात यह भी कि उसका डिसमिसल भी किसी भी वक्त हो सकता है। आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे देश में जब जब केंद्र सरकार में कोई एक पार्टी रही है और कमिंग इलेक्शंस में जब उसको टाटा बाय बाय कर दिया गया है और सरकार बनी, लेकिन अब किसी और पार्टी ने बनाई, तो वो पुरानी पार्टी के द्वारा जो अपॉइंटेड सारे के सारे राज्यों के जो राज्यपाल थे उनमें से ऑलमोस्ट या तो 100% या 90% को तो फेरबदल कर ही देना, उन्होंने हटा ही देना है और अपने राज्यपाल लेकर आने, ऐसा करा जाता था ताकि राज्यों के लेवल पर, विधानसभाओं के लेवल पर हमारी स्मूथ फंक्शनिंग हो। क्यों? गवर्नमेंट एक एजेंट होना चाहिए ना सेंटर का, और हम भरोसा उसी पे कर सकते हैं, पार्टियों का मानना ये होता है जिसको हमने अपॉइंट कर रखा है। ऐसा है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, तो एक तो ये बन गया मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। फिर एक दूसरी चीज है यहां पर, डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रूल ऑफ गवर्नर्स। ये वाला सिनेरियो कब पैदा होता है? गवर्नर कौन से दो ब्रह्मास्त्र का यूज करता है, इस चैप्टर में काफी ज्यादा एम्फसाइज करके मैंने आपको बता रखा है, और राज्य की व्यवस्था को भंग कर देगा 2 मिनट के अंदर। बताओ कौन से दो शस्त्र है इसके पास, लेफ्ट हाथ में और राइट हाथ में? जल्दी बताओ निर्भय, 356 क्या होता है? फटाफट बताओ। 356 में गवर्नर क्या क्या लिखकर भेजता है सेंटर को? स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और 365 365 के अंतर्गत क्या बोलता है ईशा? गवर्नर क्या डॉक्यूमेंट लिखकर भेजता है सेंटर को? सेंटर का कोई भी डायरेक्टिव उसको इंप्लीमेंट कर पाए तो अगेन गवर्नर क्या बोलते हैं शाइनी सेंटर को कि यहां पर राष्ट्रपति, हाँ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा दो। गुड, ठीक है। तीसरी चीज, इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर पार्टीशन इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट और तीसरा, मतलब तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से ही डिराइव्ड है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा ना इसके बाद। सेकंड पॉइंट, अगर गवर्नर का पार्टीशन रोल है और एजेंट की तरह वर्क करे सेंटर के, तो कभी भी अगर राज्य की सरकार जो है वो किसी और पार्टी से बनी हुई है और केंद्र सरकार को वहां पर उसकी व्यवस्था को हिलाना है, डगमगाना है, जनता के सामने उसकी छवि बर्बाद करनी है, तो गवर्नर एक बहुत अच्छा एजेंट है वाला काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। याद रखना, हम लोग बात यहां पर गवर्नर और सेंटर और स्टेट की नहीं कर रहे हैं। गवर्नर के हालांकि 3 पॉइंट से, लेकिन मेन टॉपिक से मत भटकना। टेंशन एरियाज की हम लोग बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जर्नल टर्म्स में। पहला था गवर्नर का जिसके 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। चौथा वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सॉरी सेंट्रल जो फोर्सेस हैं वो स्टेट में तैनात करना टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आफ्सपा लगता है किसी भी राज्य के अंदर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, राइट शाइनी, यही होता है इसका नाम, आफ्सपा, है ना। तो आफ्सपा को लगाना या फिर मिलिट्री को तैनात करना और उसको वापस खींचना, उनकी संख्या बढ़ाना, उनकी संख्या को कम करना, कर्फ्यू के ऑर्डर देना, कर्फ्यू के ऑर्डर को थोड़ा सा लाइट रखना, किसी को भी गोली मारने का ऑर्डर देना और उसको एकदम से शांत कर देना, ये सब कुछ किसके हाथ में होता है? क्या कह रहे हो आप शैनी? सेंटर, गुड, ठीक है, सेंटर के हाथ में होता है। तो इस तरह की सेंट्रल फोर्सेस जो है स्टेट्स के अंदर डिप्लॉय करना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब ये मुझे क्या बताओ, ये टेंशन एरिया क्यों हुआ शैनी फिर ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के बीच में? हाँ, और एक बारी स्टेट से पूछता भी नहीं है सेंटर, बात ये भी है ना। एक बारी सेंटर के साथ अगर सलाह मशवरा कर लिया जाए आर्यन, तो उसके साथ, सॉरी राज्य की सरकारों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सलाह मशवरा कर ले, तो राज्य की सरकारों के पास क्या पता निर्भय इतनी मशीनरी हो कि वो खुद भी आसानी से उस चीज को कंट्रोल कर सके। ना कर सके तब तुम इंटरवीन करो, है ना। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कौन रिजर्व करके रखता है? गवर्नर। गवर्नर अगर श्रेय एक भी बार अगर
बिल रिजर्व करवा के रखवा ले राष्ट्रपति के लिए, फिर उस बिल का कुछ भी लेना देना गवर्नर के साथ होता है, कुछ भी, चाहे वो बिल टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब ठंडे बस्ते में चला जाए, प्रेसिडेंट साइन करें, वापस भेज रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ना, स्टेट के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट मनी बिल को भी दोबारा भेज सकते हैं रिकंसिडर करवाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास, है ना। और अगर उनके पास दोबारा अगर आता है, ही इज नॉट बाउंड टू साइन, ही और शी, पता है वाली पता आप लोग को। लेकिन गवर्नर को साइन करना ही पड़ता है। गवर्नर पहली बात है भेज नहीं सकता मनी बिल को वापस, ना प्रेसिडेंट भेज सकता है मतलब पार्लियामेंट के किसी बिल को वापस अगर वो मनी बिल है तो, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक बार अगर गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व करवा लिया प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, प्रेसिडेंट की चीजों मतलब प्रेसिडेंट देख लें इसको और वो कर लें, तो कुछ भी फिर लेना देना होता है क्या गवर्नर का उस चीज में? नहीं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स। अच्छा एक बात और दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, मुझे अकेले ये बताओ, ये टेंशन एरिया क्यों है सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के बीच में कि स्टेट बिल को रिजर्व करवा के रखा जा रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं नहीं, स्टेट वो तो गवर्नर की पावर है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टेट लिस्ट में आता है जबरदस्ती उसने ऐसा करवा लिया, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट तो पूरे इंडिया की वॉइस है, एसएनटी तो दे रहे हैं, और गवर्नर की पावर है रिजर्व करवाने की। कोई आउट ऑफ द कंटेंट जाकर पावर को यूज नहीं कर रहा है गवर्नर। लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसा हो सकता है ना आर्यन कि राज्य की सरकारों के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं, फिर अगर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाए, और यहां पर तो जैसे मनी बिल भी है, मैंने आपको बताया दूसरी बार भी आएगा तब भी प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, उसको बंधे नहीं है उसको साइन करने के लिए, है ना। तो फिर बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है कि थम जाए, शायनी वो रुक जाए बड़े सारे इंपॉर्टेंट मतलब बड़े इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। और अगर गवर्नर ने ऐसा करवाया तो निर्भय इसकी राजनीतिक एक वो देखो, एक गेम देखो आर्यन। हो सकता है कि कमिंग मंथ्स के अंदर विधानसभा के चुनाव और राज्य की सरकार इसको एक्ट बनवाना चाह रही हो पहले से, अपना वोट बैंक तगड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अच्छा ही एक्ट होगा, लोगों का भला ही होगा उससे। लेकिन सरकार ने हो सकता है स्टेट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने शायद सोच रखा हो कि हम जब इलेक्शंस पास आएंगे तब करवाएंगे। लेकिन अब गवर्नर ने वहां पर जब एसेंट के लिए भेजा गया, उसने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करवा के रखवा लिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर गवर्नर कैसे ना कैसे करके सेंटर के कहने पे आर्यन कोशिश कर रहा है ना, है ना, कि हम राज्यों के इस व्यवस्था को रोक दें, आने वाले इलेक्शंस के अंदर इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट ना पहुंचाए अगर वो पार्टी कोई और है तो। और यही अगर सेम पार्टी होगी तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर रिजर्व भी ना करवाए, वो खुद ही सिग्नेचर कर दे, कि प्रेसिडेंट के पास जाए, प्रेसिडेंट फटाफट सिग्नेचर कर दे। और ये भी हो सकता है, और कंडीशन बताता हूं मैं आपको, ये भी हो सकता है कि कल को अगर शाइनी चुनाव जब खत्म हो जाए और कुछ महीने बीत जाए, तब जो प्रेसिडेंट जो है तब वो साइन करते हैं उसको। और ये भी हो सकता है कि जब सरकार पलट जाए, बदल जाए, तब प्रेसिडेंट उसको एक दो हफ्ते के अंदर साइन कर दें। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, राजनीतिक पॉसिबिलिटीज। उसके बाद रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन अप्रूविंग स्टेट प्रोजेक्ट्स। ये वाला पॉइंट लेकिन अब वैलिड नहीं है ना शैनी? ये वाला पॉइंट काट देना आप अपनी किताबों से। ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं? गलत पॉइंट है। नीति आयोग की नहीं, पूरा तो बोलो ना। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन राज्यों को बिठाकर बात करता था या उनके ऊपर प्लान को थोप देता था, और नीति आयोग कोऑर्डिनेट करता है, बिठाकर बात करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट को काट देना, उसकी जगह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एलिमेंट लिख देना, और शॉर्ट में नीति आयोग का रेफरेंस लिख देना, ताकि आप पूरा सेंटेंस बना सको। ईशा, नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, गुड। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी एस्पेक्ट हमने देखा था। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रिक्रूट कहां से करे जाते हैं? सेंटर। ट्रेनिंग कौन करवाता है? सेंटर। पोस्टेड लेकिन 90% कहां पर होते हैं? स्टेट। और स्टेट में जब भी काम कर रहे हो, कौन को वापस बुलाकर खींच सकता है विद इन कुछ मिनट्स? सेंटर। वो याद है मैंने इस चैप्टर में बताया था कि आपको वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस वाली बात, कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था।
हाँ, कि वो 2 आईपीएस ऑफिसर को खींच लिया था सेंटर ने वापस। बताए थे, ये वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, यूज करा था। हाँ। उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, ये वाली चीज अभी चरम सीमा पे चलती है हमारे देश में कि नहीं? ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर्स, आजकल सबसे ज्यादा राजनेताओं के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर किसका शिकंजा आजकल भारी रहता है? कौन पीछे पड़ा रहता है आजकल? कौन सी बॉडी सुर्खियों में है सबसे फेमस? क्या बात है। सब लोग जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये क्या करता है? किसको अटैच कर लेता है? आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी कमाई को, आपके मनी को, है ना, इलीगल जो आपने कमाई होती है उसको। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन चीफ मिनिस्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर द स्टेट्स। ये क्यों एरिया ऑफ टेंशन है सेंटर स्टेट रिलेशंस में? शेयरिंग ऑफ फाइनेंस, राज्य की सरकारें किस किस बातों को, किन किन बातों को लेकर रोती रहती हैं? सेस और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बांटती है राज्यों की सरकारों के साथ, और राज्य की सरकारें एक और चीज चाहती है कि सेंटर क्या करे, ज्यादा पैसा एलोकेट करे हमारे साथ, अपना शेयर बांटे, या फिर कम कर दे उसको। ज्यादा बांटे, ठीक है, कम क्यों कर दे? लास्ट है एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। ये वाला पॉइंट आ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे थे ना, ये एक अलग से हम कह सकते हैं सिचुएशंस को लेते हुए कि सेंटर बहुत बार स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को निकालते हुए उसमें एनक्रोच करता है। ये वाली बात इस चैप्टर में मैंने बखूबी तरीके से, हद से ज़्यादा डिटेल में बताई है। जितना टाइम लगना चाहिए उससे 4-5 गुना ज़्यादा मैंने टाइम देकर बताया हुआ है आपको। मैं फिर से शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। इसके लिए कंडीशंस होती हैं सेंटर, और मतलब अगर हम देखें कि सेंटर स्टेट की पावर विद रिस्पेक्ट टू के कौन अपने अपने डोमेन में काम कर रहा है, हमने क्या देखा था, हमेशा विन विन सिचुएशन में कौन होता है कि स्टेट लिस्ट हालांकि राज्य की सरकारों के दायरे के अंदर आता है कि उनमें से कोई भी टॉपिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता, लेकिन ये चीज कह देना सिर्फ हवा में कि सेंटर कर ही नहीं सकता ऐसा, आप एग्री करोगे कैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद? कंडीशन अगर आ जाए सेंटर कर सकते हैं ऐसा, कोई भी 2 कंडीशन मुझे ऐसी बताता हो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर नहीं है वैसे स्टेट लिस्ट के अंदर हाथ डालने की, लेकिन फिर भी वो निकाल कर एक टॉपिक बना देगा। एक नॉर्मल सर्कमस्टांस बता दो, एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांस बता दो। नॉर्मल बता दो पहले। पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है जो कि स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट मैटर को निकालकर नेशनल लेवल का कानून बनवा सकता है? राज्यसभा। क्या जारी करके? रेजोल्यूशन। शाबाश। और उस रेजोल्यूशन से खुद ही लॉ बना देगा क्या? नहीं, वो प्रस्ताव किसके सामने रखेगा? पार्लियामेंट। और जरूरी है कि पार्लियामेंट में राज्यसभा के भेजने के बाद वो नेशनल लेवल का कानून बनी जाएगा? नहीं। चलो अच्छी बात है, जानते ये चीज। अब एक एबनॉर्मल सिचुएशन बता दो, किस टाइम पर केंद्र सरकार के पास राज्य की सरकारों की स्टेट लिस्ट में से सब्जेक्ट मैटर को निकालकर लॉ बनाने की पावर आ जाती है? हाँ, इमरजेंसीज के टाइम पर। क्योंकि और ये चीज क्या जस्टिफाइड है कि केंद्र सरकार ऐसा करे इमरजेंसी के टाइम पर, या कोई भी गंभीर परिस्थिति जब देश के सामने हो? क्या कहोगे इंटरव्यू रूम में? जस्टिफाइड है बिल्कुल, क्योंकि हमारा फेडरलिज्म कैसा फेडरलिज्म है? कॉजी फेडरलिज्म है ना? हम लोग जरूर बिलीव करते हैं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर ऑफ द स्टेट्स, बट विद विच बायस? यूनिटरी बायस। लेकिन यूनिटरी बायस इन नॉर्मल सिचुएशंस या फिर एबनॉर्मल सिचुएशंस? एबनॉर्मल सिचुएशन। गुड। और रोजमर्रा के जीवन में जो व्यवस्था चल रही होती है देश की, वो कैसी चल रही होती है कि स्टेट लिस्ट में राज्य की सरकार अपना कानून बनाए और यूनियन लिस्ट में से केंद्र सरकार अपना कानून बनाए। ठीक है। तो इश्यूज इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैव बीन अंडर कंसिडरेशन सिंस मिड 1960s। ये सारे मुद्दे 1960 के दशक से चले आ रहे हैं। मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी इतना कुछ बता ही दिया। आपने प्रायर टू इंदिरा गांधी प्रायर टू इंदिरा गांधी एरा की भी आपने झलक ले ली, और 1967 के पॉलिटिकल अर्थक्वेक वाले इलेक्शंस की भी आपने झलक ले ली। 9 सरकारों में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, और इतनी आसानी से आप ये चीज़ बता भी सकते हो कि उस टाइम पर जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1960s के एरा में, और इतनी आसानी से वो नहीं मानने वाले कि स्टेट के साथ जो है हम फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, डिवाइड करें,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ये चीज़ें, लेकिन आप अच्छे से आप जान गए हो, एक एटलीस्ट आपने एक ट्रेलर या टीजर तो देख ही लिया, ठीक है। और उसके शेयरिंग ऑफ फाइनेंस, हाँ पैसा बांटना, कौन सा है ये वाला पॉइंट, हाँ हाँ, साउथ और नॉर्थ भी ये कहते हैं, साउथ ये कहते हैं कि हम ये हमारे हमारी तरफ जो है केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा बांटती नहीं है, एड नहीं देती है, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है आज भी जो अंडर डेवलपमेंट जो है, या फिर डेवलपमेंट का कंपैरिजन अगर हम लोग करें, साउथ ज़्यादा प्रॉस्परस है, नॉर्थ नहीं है। लेकिन फिर साउथ की कंप्लेंट ये आती है कि हमने मेहनत से अपने आप को ऐसा बनाया, जैसे अब केरला है, केरला की महारत किस चीज़ में हासिल है, हम लोग इकोनॉमिक्स में एसएसटी में क्या पढ़ते हैं, छोटी क्लास के एनसीईआरटीज में, पॉपुलेशन में महारत हासिल है, क्लियरली बोला करो निर्वेर या क्या, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, है ना, एक वर्ड में बोल सकते हो आप उसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड में महारत हासिल है ना यानी उसकी, और सबसे बेस्ट उसने सेक्स रेशियो के ऊपर, फीमेल लिटरेसी के ऊपर काम कर रखा है। तो एक बात बताओ, ये उसने अपने आप को ऐसा बनाया ना, लेकिन उसकी फिर भी एक जैसे कंप्लेंट रहती है ऐसे राज्यों की, जैसे ये तो एक एग्जांपल हुआ साउथ का, केरला का एग्जांपल हुआ, साउथ की एक मतलब जनरली कंप्लेंट ये रहती है कि हमने मेहनत से अपने आप को ऐसा बनाया है, तो अब हमने अगर अपने आप को इस लेवल पर पहुंचा दिया है, तो हम फर्दर डेवलपमेंट और करना चाहते हैं, सोशल पैरामीटर के बेसिस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर लोगों को और सहूलियत देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया की तरफ रहता है। और ऊपर से एक रोने गाने वाला रीजन और होता है आर्यन के इस डिबेट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट तो कहता है हमें तो बिल्कुल ही कट ऑफ करके रख दिया होता है, कुछ ध्यान ही नहीं हम पर, ठीक है। तो इश्यूज इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस हैव बीन अंडर कंसिडरेशन सिंस मिड 1960s, और कुछ डेवलपमेंट जो इस दिशा में हुई है उसको हम जानेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।